नमस्कार दोस्तों, कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने कत्ल की सुपारी का अगला भाग। मैंने 12:30 वाली फ़्लाइट पकड़ी। 2 बजे मुंबई और टैक्सी से 2:30 बजे अमरीश मजूमदार के फ्लैट पर पहुंचा। आप समझ सकते हैं वकील साहब, मजूमदार का एड्रेस मेरे पास पहले से था। बेल बजाने पर 20-22 साल के लड़के ने दरवाज़ा खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैंने कहा, मजूमदार साहब से कहो त्रिदेव चक्रवर्ती आए हैं। कम कहने के साथ उसने रास्ता दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ। वो 3 कमरों का फ्लैट था। पहले कमरे को रिसेप्शन की शक्ल दी गई थी। करीब 4 फुट ऊंचे शानदार काउंटर के पीछे शानदार चेहरे मोहरे और पर्सनैलिटी वाली लड़की फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं पहचान गया। वो वही थी जिसने मजूमदार से मेरी बात कराई थी। दीवारों के सहारे शानदार सोफे पड़े हुए थे। उन पर पहले ही से एक युवा और दूसरी अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। लड़के ने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं बैठा तो लड़के ने पूछा, नंबर 5065। वो बगल वाले कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और बोला, आप उस कमरे में जाकर 30,000 जमा करा दीजिए, माल तैयार है। मैंने भी हुज्जत नहीं की। दूसरे कमरे में कंप्यूटर मॉनिटर के पीछे एक स्मार्ट सा लड़का बैठा था। मुझे देखते ही उसने पूछा, 5065? मैंने गर्दन को जुम्बिश दी। उसने दराज से पासपोर्ट साइज़ के कई फ़ोटो निकाले, उनकी पीठ पर लिखे नंबर पढ़े और 5065 पढ़ने के बाद उसे सीधा करके मेरे सामने डालता हुआ बोला, ये आपका ही है ना? मैंने त्रिदेव के फ़ोटो पर नज़र डाली और कहा, हाँ। उठा लो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोटो उठाया ही था कि उसने 30,000 जमा करने के लिए कहा। मैंने 1000 के नोटों की उन 5 में से एक गड्डी उसके सामने रख दी जो अपने घर से उड़ाई थी। उसने 500 के नोटों की एक गड्डी और 500 के 40 नोट वापस किए तथा बोला, वहीं जाकर बैठ जाइए जहां बैठे थे। नंबर आने पर सर आपको स्टूडियो में बुला लेंगे। मैंने फ़ोटो और नोट जेब में डाले तथा वापस रिसेप्शन वाले कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। उसी समय इंटरकॉम पर रिसेप्शन से कुछ कहा गया था। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखते हुए अधेड़ महिला से कहा, 5012। दोनों महिलाएं उठीं। उसी समय तीसरे कमरे का दरवाज़ा खुला। लंबे बालों वाला लड़का बाहर निकला और मैग्नेट की तरफ बढ़ गया। महिलाएं उस दरवाजे के पीछे चली गईं जिससे वह निकला था। मुझे लगा यहाँ काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है। सच था भी यही। 10 मिनट बाद एक बार फिर इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट से कहा गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए 5065 कहा। मैं खड़ा हुआ ही था कि दोनों महिलाएं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गईं। उस कमरे में दाखिल होते ही जिसे कंप्यूटर मॉनिटर के पीछे बैठे लड़के ने सर का स्टूडियो कहा था, मुझे लगा कि किसी नई और अलग दुनिया में आ गया हूँ। उस कमरे की छत, चारों दीवारें और यहाँ तक कि फर्श भी काला था। जिस दरवाजे से मैं आया था अंदर की तरफ से उसे भी काला ही पोता गया था। काली मेज़ के पीछे काले चमड़े से मड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर पड़ी हुई थी। उस पर विराजमान था ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही पतला, करीब 90 साल का शख्स। बहुत ही रहस्यमय लग रहा था वो, शायद इसीलिए क्योंकि उसके पतले दुबले जिस्म पर लबादे जैसा सफ़ेद चोंगा था। सिर पर सेंटा क्लॉज जैसी लंबी सफ़ेद टोपी, गड्ढे में धसी आंखों पर मोटे लेंसों और चौड़े फ्रेम वाला चश्मा। मेज़ पर रखे काले रंग के लैंप से निकलने वाले सफ़ेद रंग के प्रकाश का अधिकांश भाग बूढ़े के चेहरे पर ही केंद्रित था। बैठो। मेरे कानों में वही आवाज़ पड़ी जो फ़ोन पर सुनी थी। मैं मेज़ के इस तरफ पड़ी 3 काली कुर्सियों में से एक पर जा बैठा। उस वक्त पहली बार देखा, लंबी चौड़ी मेज़ के टॉप पर बहुत ही अजीबो गरीब सामान रखा हुआ था। वो सामान छोटी मोटी बहुत सारी कटोरियों में था। सच कहूँ तो मैं उनमें से किसी भी चीज़ को पहचान नहीं सका था। मजूमदार कुर्सी से उठा और कमरे की दाहिनी दीवार की तरफ बढ़ गया। तब पहली बार मेरा ध्यान दीवारों में बने छोटे छोटे आलों पर अटका। उन आलों को सफ़ेद रंग से पोता गया था और उनकी छतों पर एक वाट की LED लगाई हुई थी। आलों में छोटे छोटे स्टैंड थे। एक आले में सिर्फ एक स्टैंड और लगभग प्रत्येक स्टैंड पर लटक रहा एक फेस मास्क LED के प्रकाश में चमक रहा था। हर फेस मास्क पर उसका नंबर लिखा हुआ था। वो उस आले के करीब पहुंचा जिस पर 5065 लिखा था।
और उस आले के स्टैंड पर लटक रहे फेस मास्क को देखते ही मेरे जिस्म में रोमांच की लहरें दौड़ गईं। त्रिदेव का फेस मास्क था वो, ठीक वही शक्ल जैसी मेरी जेब में पड़े फोटो में थी। मेरे मुंह से तो नहीं, लेकिन दिमाग से वाव शब्द ज़रूर निकला। मजूमदार उसे स्टैंड सहित उठा लाया और टेबल पर रखने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, यही है ना? जी। मेरे मुंह से बस यही एक शब्द निकला। उसने पूछा, कैसा है? मार्वलस। ठीक वही शक्ल है ना जैसी तुम्हारे द्वारा भेजी गई फोटो में थी, हूबहू। मजूमदार ने मेज़ के अपनी तरफ वाले हिस्से में लगा एक बेल स्विच दबाया। बाईं तरफ वाली दीवार के पीछे से बेल बजने की आवाज़ आई। मैंने उधर देखा ही था कि एक दरवाज़ा खुला, ऐसा दरवाज़ा जो खुलने से पहले नज़र नहीं आ रहा था, अर्थात जरा भी इल्म नहीं हो रहा था कि उस दीवार में दरवाज़ा है। दरवाजे को पार करके करीब 35 साल की जो गोरी चिट्टी लड़की नज़र आई, उसने टांगों से चिपकी स्काई कलर की जीन्स और सफ़ेद रंग के टॉप के ऊपर डॉक्टरों जैसा चोंगा पहना हुआ था, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा। वो मेज के करीब आती हुई बोली, यस सर, इसे पैक कर दो। मजूमदार ने त्रिदेव के फेस मास्क की तरफ इशारा करने के साथ कहा था। लड़की ने हाथ बढ़ाया ही था कि मैं बोला, 1 मिनट सर। मजूमदार ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। क्या मैं इसे अपने फेस पर फिक्स करके देख सकता हूँ? मजूमदार के बूढ़े होठों पर बड़ी ही गर्वीली सी मुस्कान उभरी। बोला, मेरे बनाए हुए मास्क में खूबी ही ये होती है कि ये किसी भी फेस पर फिक्स हो जाता है। इसका बारीक चमड़ा ज़रूरत के मुताबिक फैल और सिकुड़ सकता है, और सिकुड़ने पर इसमें ज़रा भी सलवटें नहीं पड़ती। मैं चुप रहकर उसके आगे बोलने का इंतज़ार करता रहा। जब वो नहीं बोला तो मैंने कहा, आपने जवाब नहीं दिया। पहनो पहनो, ज़रूर पहनो। मैंने फेस मास्क को स्टैंड से उतारा। वो काफ़ी लिज़लिज़ा था। जिस वक्त मैं उसे अपने चेहरे पे फिक्स कर रहा था, उसी वक्त मजूमदार ने मेज में लगा कोई और बटन दबाया। परिणाम स्वरूप मेरे ठीक सामने वाली दीवार का 3x6 का हिस्सा घूम गया। अब सामने आदम कद आईना था। मैं खुद को उस आईने में साफ साफ देख सकता था और खुद को ही देखकर बुरी तरह हैरान था। हैरान भी, रोमांचित भी और खुश भी, क्योंकि आईने में मुझे मैं नहीं त्रिदेव नज़र आ रहा था, ठीक वैसा जैसी मैंने कल्पना की थी। मजूमदार ने कहा, उम्मीद है तुम्हें मेरे वे शब्द याद होंगे जो मैंने तब कहे थे जब फ़ोन पर पहली बार हमारी बातें हुई थीं। जी हाँ, याद हैं। दोहराओ। आपने कहा था इस भ्रम में ना रहना कि मेरा मास्क सामने वाले को ज़्यादा देर धोखा दे सकता है। पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं। वे गौर से देखेंगे तो ताड़ जाएंगे कि ये मास्क है। गौर से देखने पर कोई भी ताड़ जाएगा। ये सामने वाले को चौंकाने और बहुत हद तक डराने का काम कर सकता है। उसे भी अगर गौर से देखने का मौका दे दिया तो खेल ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट, मजूमदार बोला। मैंने यही कहा था, और मुझे चाहिए भी ये सिर्फ इसीलिए। मैंने मास्क अपने चेहरे से उतारते हुए कहा, मेरा मकसद सिर्फ उसे चौंकाना है जिसके फेस का ये है। मोटे लेंसों के पीछे से बूढ़ी आंखों ने मुझे जिन नज़रों से देखा, वे ऐसे लगीं जैसे मुझे झूठ बोलता मान रही हों। बोला, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बनाए मास्क से कोई क्या करता है, क्योंकि कोई भी चाहे जितनी कोशिश कर ले ये प्रूव नहीं कर सकता कि उसके लिए मास्क मैंने बनाया है। ऐसा होता तो मैं यहाँ ना होता, बल्कि जेल में एड़ियाँ रगड़ रहा होता। मैं चुप रहा। लड़की ने पूछा, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? मैंने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। वो मास्क लेकर उस दरवाजे के पीछे चली गई जिससे आई थी, और मुश्किल से 2 मिनट बाद लौट आई। मेरी तरफ कपड़े का अपना पर्स बढ़ाया। समझ सकता था उसमें मास्क है। मैंने पर्स लिया ही था कि मजूमदार ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कहा, नेक्स्ट। ये मेरे लिए जाने का संकेत था। बाहर निकला तो देखा एक अधेड़ अंदर जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो शायद तब आया था जब मैं अंदर था। उस वक्त सोच भी नहीं सकता कि घर पर एक विस्फोट मेरा इंतज़ार कर रहा है। 4:30 वाली फ़्लाइट पकड़कर मैं 6 बजे राजनगर पहुंच गया। एयरपोर्ट की पार्किंग से ऑल्टो निकालकर सीधा घर।
किसी को भनक तक ना लगी कि मैं मुंबई हो आया था। उस वक्त रूटीन के मुताबिक माता पिता के कमरे में बैठा चाय पी रहा था जब अभिषेक से पता लगा इंस्पेक्टर बजरंगी आया है। मुंह में कुनैन की गोली घुल गई। जी चाहा अभिषेक से कह दूं कि उसे भगा दे, कह दे कि मैं मिलना नहीं चाहता, मगर वो पुलिस वाला था, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसीलिए कहा, ड्राइंग रूम में बिठाओ, आता हूँ। अभिषेक वापस मुड़ा ही था कि मैंने पूछा, मम्मी कहाँ हैं? किचन में। उनसे कहना ड्राइंग रूम में ना आएं। क्यों? सवाल नहीं अभिषेक, जो कहा है वो करो। अभिषेक चला गया। बाबूजी ने पूछा, अब ये कैसे आया है? चोरी के बारे में ही पूछताछ करनी होगी। यही कमी होती है इन पुलिस वालों में। जिन्होंने वारदात की है उनके पीछे तो दौड़ेंगे नहीं, जिनके साथ वारदात हुई है बस उन्हीं का हैरासमेंट करते रहेंगे। माँ ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं तो माता रानी से दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे के पैसे मिल जाएं। लड़की की शादी सिर पर है, पता नहीं कैसे कैसे करेगा। मैंने तो कभी सुना नहीं कि चोरी गया माल मिला हो। मिल भी जाए तो पुलिस वालों के पेट में उतर जाता है। बाबूजी बोले। त्रिदेव चोरी की खबर सुनकर भी नहीं आया? माँ ने पूछा। मैं चुप रहा, जबकि बाबूजी भन्ना कर कह उठे, ना ही आए तो अच्छा है। पुलिस को अगर पता लग गया कि हम उसके माँ बाप और त्रिवेंद्रम भाई है तो सोचेगी हम भी गुंडे ही होंगे। चाय का कप खाली करने के बाद मैं बगैर कोई टिप्पणी किए खड़ा हुआ और ड्राइंग रूम में पहुंचा। बजरंगी के साथ अभिमन्यु भी था। मुझे देखकर दोनों खड़े हो गए, जबकि मैंने बजरंगी की तरफ देखते हुए रूखे स्वर में पूछा था, कैसे आना हुआ? प्रोग्रेस रिपोर्ट देने आए हैं। मेरा खून जल गया। मुंह से निकला, कम से कम मैंने तो किसी पुलिस वाले को ऐसा करते पहली बार देखा है। आमतौर पर तो लोग ही अपने केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के चक्कर में थानों के चक्कर काटते फिरते हैं। मैं ज़रा अलग किस्म का पुलिस वाला हूँ। बजरंगी मुस्कुराया। वो तो पिछली मुलाकात पर मैं देख ही चुका हूँ। सॉरी मिस्टर त्रिवेंद्रम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस लिए नाराज़ हो और मानता हूँ मुझे वो बात उस तरीके से नहीं कहनी चाहिए थी। शायद मेरा इतना कहना ही काफ़ी था कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि खिड़की अंदर से क्यों खुली हुई थी और चोर को उसके खुले होने के बारे में कैसे पता था। इस वक्त आने का कारण बताएं। मेरा लहजा अब भी उखड़ा हुआ ही था। शायद ये जानकर तुम्हें खुशी होगी कि हम चोर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। मेरे पेट में गुड्डम गुड्डम हुई। चोर के नज़दीक पहुंच गए हैं? हमारी थ्योरी बिल्कुल ठीक निकली। कौन सी थ्योरी? मैंने अभिमन्यु को अम्बेडकर नगर भेजा था। उसके वाक्य ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी थी, जबकि वो कहता चला गया, ये रीजेंसी होटल के रूम नंबर 105 में गया, वहाँ के स्टाफ से पूछताछ भी की। और वहाँ तुम चोर को ढूंढने गए थे या ये पता लगाने कि जिसके यहाँ चोरी हुई है वो सच बोल रहा है या झूठ? प्लीज़ नाराज़ मत होइए त्रिवेंद्रम साहब, अभिमन्यु ने कहा था। हर एक के बयान की पुष्टि करना हमारी ड्यूटी है। क्या पाया? क्या मैंने कुछ झूठ बोला था? आप वहीं ठहरे थे। आपको सर्व करने वाले वेटर से भी बात हुई थी। उसके मुताबिक आप पूरी बोतल पी गए थे। यहाँ तुम्हारा बयान थोड़ा झूठा निकला। बजरंगी का लहजा ऐसे था जैसे मुझसे खेल रहा हो। तुमने कहा था थोड़ी सी ली थी, जबकि पता लगा है पूरी बोतल डकार गए थे। मैं चुप रहा। आप समझ सकते हैं वकील साहब, जो कुछ होटल के कमरे में किया वो उस घड़ी काम आ रहा था। शेख कुछ नहीं बोला, जबकि त्रिवेंद्रम कहता चला गया। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने नाराज़गी भरे स्वर में कहा, आप मुझे यही बकवास बताने आए हैं या और कुछ भी है? है जनाब, क्यों नहीं, हमारे पिटारे में बहुत कुछ है। वो बोलो। बजरंगी ने अभिमन्यु को इशारा किया। अभिमन्यु ने कहा, उसके बाद मैं रवि किशन के घर गया। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए कि वहाँ भी इसने वही बकवास तो करनी शुरू नहीं कर दी थी जो बजरंगी ने यहाँ की थी। ये सुनकर रवि किशन का क्या हाल हुआ होगा कि पुलिस उसके और सुगंधा के संबंधों पर शक कर रही थी। मुंह से बस इतना ही निकल सका, वहाँ क्यों गए थे? ये पता लगाने कि वो सारी रात घर पर ही था या नहीं। मुझे मालूम था कि जो वे सोच रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है,
इसीलिए ठसके से पूछा, क्या पता लगा? बयान देने के लिए वहाँ उसके और उसकी बीवी के अलावा और कोई न था। उनके मुताबिक तो वो घर पर ही था, लेकिन मेरी भवें तन गई। पति के फेवर में दिए गए पत्नी के बयान को तो कोर्ट भी नहीं मानती। बजरंगी पुनः बीच में टपका। अभिमन्यु बोला, और इस बात की लगभग पुष्टि हो गई है कि चोर अंबेडकर नगर से ही आपके घर में चोरी करने आया था। वो कैसे? मैं चिहुका। सोमवार की रात के करीब 1:15 एक ऑटो वाला रेलवे रोड थाने पर पहुंचा था। ऑटो वाला? जी। मेरा दिल बैठने लगा। तो उस वक्त वहां 2 सिपाही थे जो ऊँघ रहे थे। बजरंगी बोला, 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी तो बेचारे ऊँघेंगे ही। पुलिस वाले भी बहरहाल इंसान होते हैं। ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि कुछ देर पहले वो एक सवारी को स्टेशन लेके गया था। वो पैदल था, लेकिन उसके हाथ में हेलमेट था। जब उसने बातचीत की तो सवारी ने कहा कि उसका स्कूटर खराब हो गया है और उसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी। ये बात ऑटो वाले को खटकी। कहा भी कि 2:15 वाली फ्रंटियर से पहले तो स्टेशन से कोई गाड़ी ही नहीं है। सवारी ने उसे डपटकर ज़्यादा ना बोलने के लिए कहा। वो चुप हो गया, लेकिन समझ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। इसीलिए स्टेशन की सीढ़ियों के पास ड्रॉप करने के बाद भी हेलमेट वाले पर नज़र रखी। हालांकि वो ऑटो सहित दूर चला गया था ताकि हेलमेट वाला ताड़ ना सके कि उस पर नज़र रखे हुए है। ऑटो को अपने आसपास ना देखकर हेलमेट वाला पार्किंग के अंदर चला गया। उस वक्त ऑटो वाला नहीं समझ सका था कि वो पार्किंग में क्यों गया है। वो बाइक चोर है, ये बात तो उसकी समझ में तब आई जब वो एक बाइक को लुढ़काता हुआ पार्किंग से बाहर आया। तब वो ऑटो को तेज़ी से दौड़ाता उसके नज़दीक ले गया। हेलमेट वाला उसे देखकर घबरा गया, बाइक दौड़ा दी। उसने ऑटो से पीछा करने की कोशिश की, मगर कहाँ ऑटो की स्पीड और कहाँ बाइक की। वो निकल गया। मैंने धाड़ धाड़ करके बज रहे अपने दिल को काबू में करने की कोशिश के साथ पूछा, उसके बाद? जैसा कि मैंने बताया, पुलिस वाले नींद में थे। उन्हें ऑटो वाले के द्वारा अपनी नींद में खलल डालना ज़रा भी पसंद नहीं आया। ठीक से ऑटो वाले की शक्ल तक नहीं देखी और ये कहकर टरका दिया कि बहुत रात हो गई है, अपने घर जाकर आराम से सो जाए। बाइक चोरी हुई तो हम लोग चोर को पकड़ लेंगे। आप उस चोरी को मेरे घर में हुई चोरी से कैसे जोड़? बजरंगी ने मेरी बात काटी। आगे तो सुनो हुजूर। मैं चुप रह गया। दिल उछल उछल कर पसलियों पर चोट करने लगा था। पता नहीं क्या पुड़िया छुपाए बैठी थी कमबख्त। उसके 2 घंटे बाद यानी करीब 2:45 गुलशन ग्रोवर नाम का शख्स थाने पहुंचा। उसने अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत की। कहा कि 4 दिन पहले पार्किंग में खड़ी करके मुंबई गया था, अब लौटा है तो गायब है। पुलिस वालों ने उसे भी टरकाना चाहा, पर उसकी तो बाइक गायब थी, सो वो नहीं टरका। पुलिस वालों को झंझोड़ कर उठाया, उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की धमकी दी। तब उन्हें उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। भले ही पेट में पानी हुआ जा रहा हो, लेकिन मैं अब भी ये नहीं समझ पा रहा था कि बाइक चोरी की इस घटना को वो मेरे घर में हुई चोरी से किस बेस पर जोड़ रहे हैं। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बजरंगी बोला, और मैंने वो बाइक खोज निकाली है। धड़ाम धड़ाम धुम मेरे मस्तिष्क में विस्फोट से हुए। बाइक कहाँ से ढूंढ निकाली इस कमबख्त ने? बड़ी मुश्किल से खुद को संयत कर सका और बहुत ही संतुलित स्वर में मुंह से सवाल निकाला, कहाँ से मिली? बस इत्तेफाक से मिल गई, बजरंगी बोला। जल बोर्ड वालों ने पुलिस को सूचना दी कि ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर एक बाइक उस जाल में उलझी मिली है जो नहर में इसीलिए डालकर रखा जाता है ताकि अगर कोई डूब जाए तो उसमें उलझ जाए। ये कैसे पता लगा कि बाइक गुलशन ग्रोवर की है? बाइक पर लगी दोनों नंबर प्लेट्स पर वो नंबर लिखा है जो रणबीर सिंह ने बताया था, जबकि बैग से जो नंबर प्लेट्स मिली हैं उन पर गुलशन ग्रोवर की बाइक का नंबर है। मेरी ज़ुबान को लकवा मार चुका था, क्योंकि दिमाग में उनसे पूछे जाने लायक कोई सवाल ही ना उभरा। अब तो दिमाग में सिर्फ खौफ किसी पिरामिड की तरह चक्कर काट रहा था। अभिमन्यु ने कहा, स्पष्ट हो चुका है कि आपके घर से 5 लाख उसी ने चुराए जिसने अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग से गुलशन ग्रोवर की बाइक चुराई। बड़ी आश्चर्य की बात है। खुद को सामान्य दिखाने की खातिर मुझे कहना पड़ा, कोई मेरे घर से 5 लाख चुराने अंबेडकर नगर से बाइक चुरा कर आया? वाकई
बजरंगी बोला, उतने ही आश्चर्य की जितने आश्चर्य की ये बात है कि चोर को ये मालूम था कि आज की रात तुम्हारे बेडरूम की खिड़की अंदर से बंद नहीं होगी। तुम फिर बकवास पर उतर आए। तुम्हारे हिसाब से यह बकवास है और मेरे हिसाब से ये यक्ष प्रश्न वैसे ही यक्ष प्रश्नों में से एक जैसे यक्ष ने पांडवों से पूछे थे और जवाब सिर्फ युधिष्ठिर दे सके थे। और कुछ कहना है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। फिलहाल तो जो कहना था कह चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार आएंगे तो चोर का नाम भी बताएंगे आपको। कोशिश करेंगे कि 5 में से कुछ ना कुछ आपके हाथ ज़रूर रख सकें, क्योंकि आटे वाले को ढूंढ निकालना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक बार वो मिल जाए तो किस्सा फिनिश। उसने चोर को देखा है। चश्मदीद गवाह मिल जाने के बाद हम पुलिस वालों के पास करने को कुछ नहीं रह जाता। जो करना है वही कर देता है। उस क्षण मेरी नसों में दौड़ता खून जैसे पानी बन गया था। कितना दुरुस्त कहा था उसने। अगर उसने ऑटो वाले को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? क्या वो मुझे पहचान लेगा? मफलर से मुंह तो ढक रखा था मैंने, लेकिन क्या वो पर्याप्त था? क्या ऑटो वाला मुझे नहीं पहचान सकेगा? मैं इसी ऊहापोह में था जब बजरंगी ने ये कहते हुए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया कि चलता हूँ, फिर मिलूँगा। मेरा हाथ उसकी तरफ बढ़ा ज़रूर, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि ऐसा मैंने किया था या खुद ब खुद हो गया था। वे चले भी गए, लेकिन मैं सोचों में डूबा रहा, ऐसी सोचों में जो मेरे रोम रोम में खौफ की लहरें दौड़ा रही थीं। मैं नहीं चाहता था कि बजरंगी और अभिमन्यु अपनी जांच आगे बढ़ाएं, मगर अब मेरे हाथ में क्या था? ये ख्याल मेरी नसों में दौड़ रहे खून को पानी किए दे रहा था कि अगली मुलाकात तक शायद वे जान चुके होंगे कि चोर मैं हूँ। तब उनके सामने सवाल होगा कि मैंने अपने ही घर में चोरी क्यों की। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वे मुझ पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अखबारों में छपे पुलिस की 3rd डिग्री के बहुत से पैंतरे मेरे जहन में ही नहीं, आंखों के सामने भी तैर गए और मुझे मानना पड़ा कि यदि वे मुझ पर इस्तेमाल किए गए तो मैं इस राज को राज नहीं रख सकूंगा। अगर दुनिया को यही पता लग गया कि मैंने अपने घर में चोरी क्यों की है तो मेरे आगे के सभी सपनों पर पानी फिर जाएगा और मैं मर तो सकता था, परंतु ऐसा होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर क्या करूँगा उन हालात में? जहन के किसी कोने ने जवाब नहीं उगला। सुगंधा ने जब पूछा कि बजरंगी और अभिमन्यु क्या कह रहे थे तो मैंने संक्षेप में बता दिया। सुनकर वो भी सन्न रह गई। कुछ देर मेरी तरफ यूं देखती रही जैसे कहने के लिए कुछ सूझ ना रहा हो। फिर बोली, बड़ी अजीब बात है, कोई हमारे यहाँ चोरी करने अंबेडकर नगर से बाइक चुराकर राजनगर आया। मेरे पास चुप रह जाने के अलावा कोई चारा ना था। पुनः वो बोली, अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया होगा कि ऐसा रवि किशन भैया ने ही किया है और खिड़की की चिटकनी मैंने खोल कर रखी होगी ताकि। स्टॉप स्टॉप सुगंधा, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि वो सहम कर मुझसे 2 कदम दूर हट गई और अपने चेहरे पर खौफ के भाव लिए मेरे चेहरे पर धधकते ज्वालामुखी को देखती रह गई। उसे उस हालत में देखकर मेरे दिल में हाहाकार सा मच गया। मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद से ही इतना खौफ खाए कभी नहीं देखा था। उस क्षण उस पर बहुत प्यार आया मुझे, इतना ज़्यादा कि आगे बढ़कर बाहों में भरकर खुद से चिपका लिया। वो मुझसे कुछ और ज़्यादा चिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा भी रोना छूट गया। मुंह से लफ्ज़ निकले, भूल कर भी ऐसे शब्द मुंह से मत निकालना। मैं खुद थोड़ी कह रही थी। वो अब भी रो रही थी। मैं तो ये बता रही थी कि वे क्या सोच रहे होंगे। सोचने दो उन्हें, वे साले गंदे हैं, गंदी ही सोच है उनकी। तुम उनके बारे में मत सोचो। मुझसे लता की मानन चिपकी वो सिसकती रही। मेरा हाथ उसे सांत्वना देने वाले अंदाज में सहलाता रहा। उस रात भी मैं करवटें बदलता रहा। मस्तिष्क में कभी ये शंकाएं सर्प बनकर गिजबिजाती रहीं कि बजरंगी ने अगर ऑटो वाले को सामने लाकर खड़ा कर दिया तो क्या होगा। कभी ये सवाल डंक मार देता कि कल जटाशंकर के आदमी का फ़ोन आएगा भी या नहीं, आएगा तो किस वक्त। सुबह से ही दिमाग ने उसके फ़ोन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। 2 नंबर का फ़ोन हर पल मेरी जेब में था और मेरी हर इंद्रिय उसके वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए सजग थी। ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंच गया। सारे दिन फ़ोन नहीं आया। आया तो तब आया जब जुगल किशोर के साथ गांधी पार्क में बैठा था। जेब में वाइब्रेशन महसूस होते ही जिस्म के हर हिस्से में रोमांच महसूस किया।
एक झटके से बेंच से उठता हुआ बोला, अभी आया जुगल। अरे क्या हुआ? जुगल मेरी हरकत पर चौंका था। दूर जाते हुए मैंने छोटी उंगली दिखाई और उस कंटीली हौज के दूसरी तरफ चला गया जिसने फव्वारे वाले इलाके को घेर रखा था। जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर अननोन लिखा आ रहा था। ऑन करके कान से लगाकर हेलो कहा। बार्गेनिंग नहीं, सपाट स्वर। बोलो। मैंने बगैर समय गवाए कह दिया, डन। आज रात रकम के साथ 11 बजे गुलमोहर होटल पहुंचो। गुलमोहर होटल? ये शब्द मेरे मुंह से अनायास इसलिए निकले क्योंकि गुलमोहर होटल के मालिक मिस्टर अरुण चंदवानी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। बल्कि अगर ये कहूँ कि उसे कभी नहीं भूल सकता था तो गलत ना होगा, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा रिश्वत कभी किसी ने नहीं दी थी। पूरा गुलमोहर होटल तो नहीं, पर उसका एक हिस्सा रेजिडेंस प्लाट पर खड़ा था। इसके लिए उसने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। हालांकि मेरे हिस्से में केवल 50,000 ही आए थे, बाकी स्टाफ में बट गए थे। परंतु उससे मोटी रिश्वत मुझे कभी किसी से नहीं मिली थी। मुझे चुप पाकर दूसरी तरफ से कड़क लहजे में पूछा गया, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? नहीं तो, मैंने चौंक कर कहा। गुलमोहर होटल में कहाँ? वो तो बहुत बड़ा है। तुम्हें बस लॉबी में पहुंचना है। खुद जटाशंकर मिलेंगे ना? रकम वही लेते हैं। मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में कहा जा रहा था। वे खुद तुम्हें पहचान लेंगे। मुझे पहचान लेंगे? मैं गड़बड़ाया। क्या वे जान चुके हैं कि मैं कौन हूँ? इसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ शिकार और रकम से मतलब होता है, बाकी कुछ जानना नहीं चाहते। तो पहचानेंगे कैसे? अपने सीने पर बाईं तरफ लाल गुलाब लगा कर रखना। कहने के बाद संबंध विच्छेद कर दिया गया। मैंने मोबाइल जेब में डाला और जुगल किशोर को दिखाने के लिए पैंट की चेन चढ़ाता हुआ हौज के पीछे से बाहर आ गया। मगर दिमाग को ये विचार मथे जा रहा था कि आज की रात मैं जटाशंकर से मिलने वाला था। उस जटाशंकर से जिसके बारे में फेमस था कि एक बार वो जिसकी सुपारी लेता है उसे खुद भगवान भी अवतरित होकर नहीं बचा सकता। सबसे पहला और ज़रूरी काम जटाशंकर या उसके आदमियों को ये ना पता लगने देना था कि सुपारी मैंने दी है। इसमें मौसम मेरा सबसे बड़ा सहायक बना हुआ था। हाथ पैरों को गला देने वाली सर्दी पड़ रही थी। जहन में जटाशंकर से मिलने की सनसनाहट लिए रात के 9:45 बजे मैंने इनर पहने, ऊनी जुराब, गरम पैंट, गरम शर्ट, फुल बाजू का स्वेटर और ऊपर ओवरकोट भी डाल लिया। पैरों में मोटे चमड़े के जूते और सिर पर मंकी कैप के अलावा गले में गर्म मफलर भी लपेट लिया था। हाथों में ऊनी दस्ताने। खुद को पूरी तरह पैक कर लिया था मैंने। जैसा कि बता चुका हूँ, उन सारे कपड़ों की ज़रूरत खुद को जटाशंकर से छुपाने के लिए भी थी और मौसम के अनुरूप भी थे। कोहरा जमकर पड़ रहा था। मुझे तैयार होते देखकर सुगंधा ने अंततः पूछ ही लिया, इतनी सर्दी में ऐसा क्या ज़रूरी काम है? ज़रूरी ना होता तो जाता ही क्यों? मैंने चाशनी में लिपटे शब्द इस्तेमाल किए। कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसे मौसम में लिहाफ का आनंद छोड़कर सड़कों पर आवारगी करने निकलेगा? आपको तो वैसे भी कोहरे में ड्राइविंग करने में दिक्कत होती है, और देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है। इतना भी नहीं है कि ड्राइविंग की ही ना जा सके। वैसे भी मैं शहर से बाहर थोड़ी जा रहा हूँ। शहर में उतना कोहरा नहीं होता। वो चुप रह गई। 10 बजे घर से निकला। कोहरे के बीच ड्राइव करता आधे घंटे में गुलमोहर होटल के सामने पहुंच गया। ऐसा नहीं कि मुझे पहले से मालूम नहीं था कि घर से गुलमोहर का रास्ता 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। आधा घंटा भी कोहरे के कारण लग गया था। फिर भी 10:30 की जगह 10 बजे जानबूझकर निकला था। जटाशंकर से मिलने से पहले कुछ तैयारियां करनी थीं। वे तैयारियां गाड़ी में ही हो सकती थी। गाड़ी फुटपाथ पर उतारकर वहां खड़ी की जहां अपेक्षाकृत अंधेरा था। इंजन बंद किया, बाहर निकला, डिक्की खोली, उसमें रखा सूटकेस उठाया, डिक्की बंद करके वापस गाड़ी के अंदर पहुंचा। लाइट ऑन की, सूटकेस खोला। उसमें 4,000 के और एक 500 के नोटों की गड्डियाँ थीं। मजूमदार के यहाँ से मिला पर्स गड्डियों के ऊपर रखा था। उसे उठाया, सूटकेस बंद किया और बगल वाली सीट पर रख दिया। पर्स को घुटनों पर रखकर सर से मंकी कैप और गले से मफलर अलग किया। पर्स खोलकर मास्क निकाला। ब्लैक व्यू मिरर को अपनी तरफ घुमाकर उसमें देखते हुए मास्क को चेहरे पे फिक्स किया। संतुष्ट होने के बाद मंकी कैप पहनी,
गले में मफलर डाला और ओवरकोट के कॉलर खड़े कर लिए। खुद को उस रूप में देखकर आनंदित हो उठा। मैं ठीक वैसा लग रहा था जैसा इस वक्त लगने की पहले कल्पना कर ली थी। चेहरे का, या अब यूं कहूं कि त्रिदेव के मांस का अधिकांश भाग मंकी कैप ने ढक लिया था। भौं से ऊपर का सारा हिस्सा और नाक से नीचे का सारा हिस्सा। इसके बावजूद मैंने मफलर को गर्दन के साथ साथ ठोड़ी पर भी लपेट लिया था। केवल आंखें, नाक और गालों का थोड़ा सा भाग दिख रहा था। उतना ही जटाशंकर को दिखाना चाहता था। मजूमदार ने जो ये कहा था कि उसका मास्क सामने वाले को ज़्यादा देर धोखा नहीं दे सकता था, मैंने उस ऐब को छुपाने के लिए वो सब किया था। मास्क का उतना हिस्सा ही खुला छोड़ा था कि उसे देखकर ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वो असली चेहरा नहीं बल्कि मास्क है। जटाशंकर को ये भी लगे कि उससे मिलने वाले ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी और त्रिदेव का चेहरा याद भी रह जाए। यही मेरा मकसद था। संतुष्ट होने के बाद ब्लैक व्यू मिरर को यथास्थान फिक्स किया। डैशबोर्ड से गुलाब का फूल निकालकर ओवरकोट पर लगाया। गाड़ी स्टार्ट की और उसे गुलमोहर होटल की तरफ नहीं बल्कि उसके ठीक सामने वाली इमारत में ले गया। वो इमारत बंजारा नाम के एक छोटे होटल की थी। गाड़ी उसकी पार्किंग में खड़ी की। लॉक करने के बाद सूटकेस लिए बंजारा होटल से बाहर निकल गया। उस वक्त 11 बजने में केवल 5 मिनट बाकी थे जब मैं गुलमोहर की लॉबी में दाखिल हुआ। दिल ये सोचकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था कि कुछ ही देर बाद प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सुपारी किलर से मैं मिल रहा होऊंगा और ऐसा काम कर रहा होऊंगा जैसा उसके साथ पहले किसी ने नहीं किया होगा। लॉबी में ज़्यादा लोग नहीं थे, पर जितने भी थे मेरी नज़रें सभी को पैन करती चली गईं। ये अनुमान लगाने की कोशिश की कि उनमें से कौन जटाशंकर या उसका आदमी होगा, परंतु कामयाब ना हो सका। मैंने किसी की भी अपनी तरफ विशेष नज़र महसूस नहीं की थी। सभी खुद में या अपने साथियों में मस्त थे। मैं सोफ़ा चेयर पर बैठा था। बैठे हुए मुश्किल से 1 मिनट गुजरा था कि होटल के स्टाफ में अजीब सी खलबली मच गई। आवाज़ें आईं, चंदवानी साहब, चंदवानी साहब। लगभग सारा स्टाफ कुर्सियों से खड़ा हो गया। मेरी ही नहीं, लॉबी में मौजूद हर शख्स की निगाह दरवाजे की तरफ घूम गई और वहाँ नज़र आया अरुण चंदवानी। उम्र 50 के आसपास, कद करीब 5 फुट 10 इंच, गोरा चिट्टा, सिर पर मौजूद काले सफ़ेद बालों का संगम उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद सा लगाता नजर आता था। उस वक्त वो सफ़ेद शर्ट, काला सूट और लाल टाई पहने हुए था। टाई में लगा था एक डायमंड पिन। गुलाबी होठों पर मुस्कान। जब वो मेरे पास आया था, यानी जब रिश्वत दी थी, तब इतना प्रभावशाली नज़र ना आया था जितना उस वक्त नज़र आ रहा था। वो सभी का अभिवादन स्वीकार करता हुआ कुछ ऐसे गर्वीले कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था जैसे धरती को रोंद डालना चाहता हो। स्टाफ उसकी आगवानी में बिछ गया था। मेरे मन में सवाल उठा, क्या वो मुझे पहचान लेगा? इतने बड़े लोग मुझ जैसे लोगों को पहचानने वाली नज़रों से कहाँ देखते हैं, जिन्हें रिश्वत देकर आगे बढ़े हों और फिर वो मुझे पहचाने ना पहचाने, मुझे पर क्या फ़र्क पड़ने वाला था। और जब याद आया कि कोई मुझे पहचानेगा भी कैसे, मैंने तो खुद ही खुद को छुपा रखा है, तो होठों पर मुस्कान फैल गई। चंदवानी अपने ऑफिस की तरफ चला गया था। लॉबी का वातावरण सामान्य हो गया। उस वक्त 11:10 हो गए थे जब एक अधेड़ उम्र की गोरी चिट्टी महिला मेरे करीब आई और बोली, आपके ओवरकोट पर गुलाब का ये फूल बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी तरफ देखते हुए मेरे मुंह से थैंक यू निकला, मगर जहन बहुत तेज़ी से चलने लगा था। उसमें विचार उठा था, क्या ये जटाशंकर की आदमी है? क्या विदेशी भी उसके लिए काम करते हैं? इतनी सर्दी के बावजूद वो सिर्फ स्कर्ट और टॉप पहने हुई थी। टॉप पर छोटा सा कोट डाल रखा था जिसके बटन भी बंद नहीं थे। पैरों में टॉप जैसे कपड़े के जूते, सिर पर उसी कपड़े की कैप, बाल बॉब कट थे, एकदम सुनहरे। होठों पर गहरे गुलाबी कलर की लिपस्टिक। गहरी नीली आंखों में अपनत्व की चमक लिए उसने दूसरा वाक्य बोला, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? मेरे मुंह से निकला, जहाँ जाने के लिए आए हैं। ये क्लियर होते ही मेरा दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि वो जटाशंकर की ही आदमी है। सोफे से खड़ा हुआ, आइए, उसने इस तरह कहा जैसे इसी होटल की कर्मचारी हो और मेरा स्वागत कर रही हो। वो लिफ्ट जोन की तरफ बढ़ी थी। मैं पीछे हो लिया। उसने 12वीं मंजिल का बटन पुश किया और सफ़र के दरमियान मुस्कुराती रही थी,
परंतु बोली कुछ नहीं। मैं बातें करना चाहता था लेकिन कुछ सूझा ही नहीं। वो रूम नंबर 1260 के दरवाजे के सामने ठिठकी। मैं भी ठिठक गया। उसने बंद दरवाजे पर एक खास अंदाज में दस्तक दी। जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला उस पर नज़र पड़ते ही मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। किसी भी तरह 6.5 फुट से कम लंबा नहीं था वो। पूरी तरह गंजा, गोल चेहरा, गेहुआ रंग और बाएं गाल पर चाकू से लगे पुराने जख्म का गहरा निशान। उसके हट्टे कट्टे जिस्म को देखकर लगा अगर वो मेरे जैसे शख्स को एक घूसा मार दे तो मैं इस दुनिया से ही कूच कर जाऊं। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें मुझी पर केंद्रित थी। वो मुझे यूं देख रहा था जैसे मेरे जिस्म का एक्सरे कर रहा हो। मैंने थूक सटक कर शुष्क हो चले गले को तर करने की असफल कोशिश की। पूछना चाहता था कि क्या तुम ही जटाशंकर हो, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। उसने विदेशी औरत से कहा, जाओ। महिला ने उसके हुक्म का पालन किया। आओ कहने के साथ वो गैलरी से गुजरता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। सहमा सा मैं पीछे हो लिया। वो मुझे ऐसे कमरे में ले गया जिसमें शानदार डाइनिंग टेबल और सफ़ेद चमड़े का सोफ़ा पड़ा हुआ था। फर्श पर ईरानी कालीन। वहाँ एक और शख्स था। उसने भी सिर घुटवा रखा था। वो उल्टे तवे जितना काला था, मोटी नाक, लटके हुए मोटे मोटे होंठ। उसने भी एक्सरा करने वाले अंदाज में मेरे जिस्म को घूरा था। फिर एकाएक अपने मजबूत हाथों से कपड़ों के ऊपर से ही मेरे जिस्म को टटोलने लगा। क्या कर रहे हो? घबराहट में मेरे मुंह से निकला। दूसरा बोला, ज़रूरी है। तब मेरी समझ में आया कि वे तलाशी लेना चाहते हैं। मैं रिलैक्स हो गया क्योंकि हथियार जैसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी। अपनी तसल्ली करने के बाद उन्होंने सूटकेस खोलने को कहा। मैंने सेंटर टेबल पर रखकर उसे खोला। उन्होंने गड्डियों को उलट पुलट करके शायद ये देखा कि मैंने उसके नीचे तो कोई हथियार नहीं छुपा रखा है। संतुष्ट होने के बाद मोटे होठ वाले ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। अंदर जटाशंकर ही है ना? मेरे मुंह से निकला। नाम लेना बेवकूफ़ी होती है, उनमें से एक गुर्राया। और हम यहाँ बेवकूफ़ों को सबक सिखाने के लिए ही हैं। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। धाड़ 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 करते अपने दिल की आवाज़ में स्पष्ट सुन सकता था। ढुलके हुए दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ ही था कि एक आवाज़ आई, दरवाजे को अंदर से लॉक कर दो। आवाज़ वही थी जिसे फ़ोन पर सुना था और आदेश का पालन इस तरह किया जैसे उसका ज़रख़रीद गुलाम हो। दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो देखा एक छोटी सी गैलरी के पार काफ़ी बड़ा कमरा था और कमरे के ठीक सामने वाली दीवार पर आदमकद आईना लगा हुआ था। आईने में मैं खुद को देख सकता था। फिज़िकल तौर पर उस वक्त मैं ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा लगना चाहता था, लेकिन मानसिक तौर पर खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा था। मेरी टांगें काँप रही थी, घबराहट हो रही थी। मैंने खुद से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? एक सुपारी किलर को कत्ल के लिए सुपारी देने ही तो आया हूँ। इसमें इतना नर्वस होने की क्या ज़रूरत है? जहन ने जवाब दिया, तू नर्वस इसीलिए है क्योंकि लोग दूसरों के कत्ल की सुपारी देते हैं, जबकि तू अपने ही कत्ल की सुपारी देने आया है। इस संसार का, बल्कि इस ब्रह्मांड का ऐसा तू पहला शख्स है जो अपने कत्ल की ही सुपारी देने वाला है। तेरे अंदर शायद ये डर गर्दिश करने लगा है कि ये सुपारी देने के बाद तेरे चारों तरफ मौत मंडराने लगेगी। तुझे किसी भी क्षण मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैंने अपने मन मस्तिष्क को खंगाला तो पाया अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो सच्ची थी। मेरे अंदर जो घबराहट थी उसका कारण यही था कि मैं वहाँ किसी और की नहीं बल्कि अपनी सुपारी देने पहुँचा था, अपनी ही मौत का सामान करने। और अब मेरा अवचेतन मन खुद ही को डराने लगा था। तो क्या मैं लौट जाऊं? क्या कोई इस तरह अपनी मौत के परवाने पे हस्ताक्षर करता होगा? ना दूं अपने कत्ल की सुपारी? नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे इसी तरह मरना होगा, अपने कत्ल की सुपारी देनी होगी। हालात पर गौर किया तो पाया और कोई चारा ही नहीं है। एकमात्र यही रास्ता है, मरना तो होगा ही। तब टांगों ने कांपना बंद कर दिया। दिल ज़ोर ज़ोर से तो तब भी धड़क रहा था, परंतु अब वो मेरी पसलियों पर सिर नहीं पटक रहा था। क्या हुआ? जटाशंकर की आवाज़ मेरी चेतना से टकराई। मैं जैसे नींद से जागा। ठिठक क्यों गए? आ क्यों नहीं रहे? आ रहा हूँ। मेरे मुंह से जो आवाज़ निकली, मुझे मालूम है कि वो मेरे अपने ही दायरे से बाहर नहीं गई थी।
मगर उस आवाज़ के साथ ही कदम आगे बढ़ा दिए थे। कमरे में पहुंचा तो तंबाकू की गंध महसूस की। बाईं तरफ देखा तो नज़र एक लंबी पुश्त वाली चेयर की पुश्त पर जम गई। लहराता हुआ धुआं उसी पुश्त के पीछे से उठ रहा था। आ जाओ, इन शब्दों के साथ कुर्सी पर बैठे शख्स की भुजा घूमती नजर आई। मेरे सामने आओ। टांगों में पुनः कंपन और दिल में घबराहट महसूस हुई। दिमाग के किसी कोने ने कहा, कहीं मैं कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करने जा रहा हूँ? अपनी मौत के जिस परवाने पर साइन करने यहाँ आया हूँ उससे भागूंगा तो नहीं? कोई ये सुनेगा कि मैंने खुद अपनी सुपारी दी तो क्या कहेगा? यही ना कि मुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मगर कोई सुनेगा ही क्यों? किसी को कौन बताएगा? ये बात मुझे और सिर्फ मुझे मालूम है, और किसी को बताने के लिए मैं ज़िंदा रहने वाला नहीं हूँ। और फिर मेरा इसी तरीके से मरना निहायत ज़रूरी है। अपनी घबराहट पर काबू पाने और टांगों के कंपन को रोकने की भरपूर चेष्टा के साथ उसके सामने पहुंचा। वो गोरा चिट्टा, चौड़े चेहरे वाला, बड़ी बड़ी कटारीदार मूछें, चौड़े मस्तक पर पीले चंदन की ऐसी रेखाएं जैसे शिवलिंग पर बना दी जाती हैं, और उन चौड़ी लकीरों के बीच मस्तक पर लंबी नाक के ठीक ऊपर सुर्ख रोली की बिंदी। चमकदार काले बाल पीछे की तरफ कड़े हुए थे। लंबी चोटी, चोटी में गांठ। बहुत ही मोटी मोटी आंखें हैं उसकी, कटोरियों से बाहर को उबली हुई सी। उसकी मोटी मोटी उंगलियों में एक सुलगा हुआ सिगार था। मैं बगैर किसी के बताए समझ सकता था कि वही जटाशंकर है। जब उसने मोटी मोटी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा तो पेट में गुड्डम गुड्डम होने लगी। उसने बस इतना ही कहा, बैठो। मैं उसके सामने, लेकिन सेंटर टेबल के पार पड़ी वैसी ही चेयर पर जैसी पर वो बैठा था, इस तरह बैठा जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने ज़बरदस्ती पकड़ कर बिठा दिया हो। रकम दिखाओ, उसने हुक्म सा दिया। मैंने सूटकेस सेंटर टेबल पर रखा। उसका मुंह उसकी तरफ किया और खोलते वक्त रोकने की लाख चेष्टाओं के बावजूद हाथ कांप गए। गड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद जब उसने पुनः मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा ये मास्क वास्क सब बेकार है। उसकी आंखें मास्क को भेद कर मेरी असली शक्ल देखने में सक्षम हैं। जटाशंकर ने सिगार में एक कश लगाया और मुंह से ढेर सारा धुआं निकालता हुआ बोला, शिकार। मैंने अपना फ़ोटो निकालने के लिए ओवरकोट की जेब में हाथ डाला। उस वक्त मेरे अंदर से किसी ने एक बार फिर कहा था, ये तू क्या बेवकूफ़ी करने जा रहा है त्रिवेंद्रम? भला कोई अपने कत्ल की सुपारी भी देता होगा? इन शब्दों ने मेरे हाथ को न केवल कंपा दिया बल्कि ठिठका दिया। उस क्षण डबल माइंड हो गया था मैं, फ़ोटो दूं या नहीं। शायद उसने मेरी ठिठकन पढ़ ली थी, तभी तो बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने घबराकर कहा और एक झटके से अपना फ़ोटो निकालकर सेंटर टेबल पर डाल दिया। जिस वक्त उसकी मोटी मोटी आंखें मेरे फ़ोटो पर जमी हुई थी, उस वक्त रोकने की लाख चेष्टाओं के बावजूद मेरी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी थी। दिल इस कदर पसलियों पर सिर पटकने लगा था जैसे माँ जवान बेटी की लाश पटक रही हो। घबराहट इस कदर बढ़ गई थी कि उबकाई सी आने को हो रही थी। अचानक उसने प्रश्न किया, डर क्यों रहे हो? नहीं तो, मैंने बुरी तरह बौखलाकर कहा। मैं डर कहाँ रहा हूँ? भला डरूंगा क्यों? वही तो। वो अजीब ढंग से हंसा। कत्ल तुम्हें थोड़ी करना है जो इस कदर डर रहे हो। कत्ल तो मुझे, बल्कि मुझे भी नहीं, मेरे आदमियों को करना है, और उनका ये रोज़ का काम है। मेरे मुंह से बस यही एक शब्द निकल सका, जी। नाम क्या है इसका? जी त्रिवेंद्रम। कहते वक्त जुबान जली जा रही थी। पूरा नाम त्रिवेंद्रम चक्रवर्ती। कहाँ रहता है? कांपती आवाज़ में अपना पूरा एड्रेस बता दिया। काम क्या करता है? नगर महापालिका के गृहकर का इंचार्ज है। 10 बजे ऑफिस जाता होगा, 5 बजे आता होगा। जी। कब चाहते हो? जी। कब मर्डर कराना चाहते हो इसका? कितना कठिन था ये कहना। जब आप चाहें कर दें। कल ही? जी चाहा कह दूं। नहीं, कल नहीं, एक दिन और जी लेने दो। मगर वैसा कह ना सका मैं। सोचा, ऐसा कहूँगा तो क्या सोचेगा जटाशंकर। सो कहा, आपको सुपारी दे दी है, अब आप चाहे जब इसे कत्ल कर डालें। मुझे इसकी लाश चाहिए। मिल जाएगी।
अब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछेंगे कि मैं ये कत्ल क्यों कराना चाहता हूँ? ये सवाल मेरे असूलों के खिलाफ है। और सुनो, अचानक उसका लहजा धमकी देने जैसा हो गया। जिस नंबर पर फ़ोन करके यहाँ तक पहुँचे हो, भूल कर भी जीवन में दोबारा उस नंबर पर फ़ोन मत करना। ऐसा करने पर खुद तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि सुपारी लेने के बाद हम सिर्फ अपना काम करते हैं, क्लाइंट से दोबारा बात नहीं करते। जी ओके, कहने के साथ वो उठकर खड़ा हो गया। ये मेरे लिए चले जाने का संकेत था, और मेरी क्या मजाल थी कि उसके संकेत के बाद एक पल भी वहाँ रुक सकता। उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस वक्त मेरी हालात ऐसी थी जैसे बगैर रूह का जिस्म चला जा रहा हो। वकील साहब, क्या आप समझ सकते हैं कि अपने ही कत्ल की सुपारी देने के बाद मेरी मानसिक अवस्था क्या होगी? शून्य में आंखें टिकाए त्रिवेंद्रम कहता चला जा रहा था। आप तो क्या, कोई भी नहीं समझ सकता, मैं खुद भी नहीं। भरपूर कोशिश के बावजूद मैं वो शब्द नहीं जुटा सकता जो मेरी मानसिक अवस्था को व्यक्त कर सके, जो किसी को मेरे दिल में झांकने में मदद कर सके। असलम शेख खामोश रहे, लेकिन उनकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। एक टक त्रिवेंद्रम को देखे जा रहे थे वे, और ब्लैकमैन का दिल धाड़ धाड़ करके बज रहा था। त्रिवेंद्रम ने आगे कहना शुरू किया। वापसी में गाड़ी एक नाले के पुल पर रोकी। हर तरफ का वातावरण कोहरे से ढका हुआ था। पुल के किनारे पर पहुंचा। जेब से एक लाइटर और त्रिदेव के चेहरे वाला वो मास्क निकाला जिसे पहले ही चेहरे से उतारकर जेब में डाल चुका था। मास्क को जलाया और लाइटर के साथ उसके अंतिम टुकड़े को भी नाले में डाल दिया। इतना ही नहीं, जेब से 2 नंबर का मोबाइल निकाला, सिम तोड़ा और वे दोनों चीज़ें भी नाले के तेज़ी से बह रहे पानी के हवाले कर दी। असलम शेख ने कहा, ये नहीं सोचा कि किसी मोड़ पर फिर उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे प्लान में इनकी ज़रूरत बस उतनी ही थी। उसके बाद घर पहुंच गया। वो रात भी करवटें बदलते गुजरी। जहन को बस 2 ही ख्याल बार बार कुरेद रहे थे, ये मैंने क्या किया? क्या अपने लिए कोई ऐसी मौत भी चुनता होगा? लेकिन तभी जहन में दूसरा ख्याल टहलता हुआ आता और पहले ख्याल का जवाब बनने की कोशिश करता। इसके अलावा और चारा भी क्या है? लोग आत्महत्या भी तो करते हैं। एक तरह की आत्महत्या ही तो है ये। जैसे तैसे सुबह हुई, लग रहा था आज ही मर जाऊंगा। जटाशंकर ने जिस तरह कहा था कि 10 बजे ऑफिस जाता होगा, 5 बजे आता होगा, इससे तो यही लगता था कि मुझे ऑफिस जाते या वहाँ से आते वक्त मारा जाएगा। बता चुका हूँ। शाम को ऑफिस से आकर माता पिता के कमरे में एक चाय पीता था। सुबह को कभी उनके कमरे में नहीं जाता था, इतना टाइम ही नहीं होता था। ऑफिस जाने की आपाधापी मची रहती थी। लेकिन उस दिन जब दिमाग में ये ख्याल आया कि पता नहीं शाम को लौटूंगा भी या नहीं, दिल में माता पिता से मिलकर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा उठी और उनके कमरे में पहुंच गया। नहाने धोने के बाद माँ व्हील चेयर पर बैठी थी और बाबूजी कांपते हाथों से उन्हें दलिया खिला रहे थे। अचानक मेरे मानस पटल पर यह दृश्य उभरा कि आंगन में गोलियों से छिदी मेरी लाश पड़ी है और मेरे ये बूढ़े माँ बाप उससे लिपटे दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। कलेजा मुंह को आ गया। न सिर्फ आंखें भर आईं बल्कि अंदर से रुलाई फूट पड़ी। दहाड़े मार मार कर रोने को जी चाहा, मगर वैसा कुछ भी तो नहीं कर सकता था। मैं कर बैठता तो वे उस तरह रोने का कारण पूछते, क्या जवाब देता मैं? अपनी ही भावनाओं से लड़ता चला गया। अरे तू? बाबूजी मुझे देखकर चौंके। तू इस वक्त बेटा? हाँ बाबूजी, ना चाहते हुए भी आवाज़ भर्रा गई। जाने क्यों, जाने से पहले आपसे मिलने का जी चाहा। बैठ बेटा, माँ बोली। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बाबूजी बोले, कल इसका डायलिसिस होगा, तू परेशान मत होना बेटा, मैं करा लाऊंगा। ऑटो में जाने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। जिस दिन माँ का डायलिसिस होना होता था उससे एक दिन पहले वे हमेशा यही कहते थे। वे नहीं चाहते थे कि इस काम के लिए मैं ऑफिस की छुट्टी करूं, मगर मैं जानता था वे खुद बूढ़े हैं, कहाँ कहाँ माँ को लिए फिरेंगे, इसीलिए खुद जाता था। लेकिन उस दिन जब उन्होंने वैसा कहा तो दिल में हुक सी उठी। मुंह से जैसे ये शब्द फूटना चाहते थे कि अब तो आपको ही लेकर जाना पड़ेगा बाबूजी, क्योंकि मैं तो होऊंगा नहीं। पर ऐसा कैसे कह सकता था मैं? आदमी जो कहना चाहता है वो ना कह पाए तो कितनी घुटन होती है, कोई मुझसे पूछे। और अगर ठीक इसके विपरीत कहना पड़े तो कितनी तड़प होती है, इसे मुझसे ज़्यादा शायद कोई ना समझ सके। बाबूजी के शब्दों के जवाब में मैंने कहा था, चिंता क्यों करते हो बाबूजी, मैं हूँ तो सही माँ को ले जाने के लिए। ये शब्द कहते कहते मेरी आवाज़ पुनः भर्रा गई थी। क्या बात है बेटा? माँ ने जर्जर चेहरा उठाकर कमज़ोर आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा था। आज तो कुछ परेशान नज़र आ रहा है। और
और आप समझ नहीं सकते वकील साहब कि उस क्षण मैंने कैसे खुद को फूट फूट कर रोने से रोका होगा, कैसे माँ को अपनी बाहों में भरने से रोका होगा। कैसी होती हैं ये माएँ, औलाद पर ज़रा भी कष्ट हो तो कैसे इल्म हो जाता है इन्हें। आंखें कमज़ोर थी माँ की, बहुत कम दिखता था उन्हें, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे मेरी परेशानी साफ दिख गई। नहीं तो माँ, नहीं तो। मैंने आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पिया। मैं तो ज़रा भी परेशान नहीं हूँ। पगला, माँ बड़बड़ाई। माँ को पागल समझता है। मुझे लगा अब अगर मैं एक पल भी और वहाँ रहा तो खुद को दहाड़े मार मार कर रोने से नहीं रोक सकूँगा। इसीलिए एक झटके से उठा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे बता तो सही, बाबूजी ने उतनी ऊंची आवाज़ में कहा जितना मैं बोल सकते थे। क्यों आया था और बगैर कोई बात किए क्यों जा रहा है? मैं जवाब देने की अवस्था में ही कहाँ था। नियमानुसार 9 बजे अभिषेक जिम से लौटा था। उसके कटे हुए जिस्म को मैंने इस भाव से देखा जैसे अंतिम बार देख रहा हूँ, और बस देखता ही रह गया। कुछ बोल ना सका। उसी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो पापा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे निद्रा टूटी मेरी। दोनों हाथों से उसके दोनों कंधे पकड़े और अपनी तरफ से अंतिम आशीर्वाद से देता बोला, तू बना रहे, तू ऐसे ही बना रहे मेरे बच्चे। हर बाप तेरे जैसा बेटा चाहता है बेटे। भगवान तुझे मेरी विरासत संभालने की बुद्धि और ताकत दे। अरे वो चौंका था। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मैं खोखली हंसी हंसा। विरासत संभालने से मेरा मतलब था कि कल से मेरी छुट्टी। अब अपनी दादी को तू डायलिसिस के लिए ले जाया करेगा। जवान हो गया है ना। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि आप ऑफिस की छुट्टी क्यों करते हैं। मैं हूँ ना दादी जी को ले जाने के लिए। तभी वहाँ तितली की तरह उड़ती सी कीर्ति आई। अमित, पापा भी तो यही कह रहे थे कि दादी जी को डायलिसिस कराने पापा क्यों जाते हैं। अभिषेक सारे दिन घर में पड़ा क्या करता रहता है। मैंने कीर्ति की तरफ देखा। कितनी खुश थी वो। अमित कंवरपाल के बेटे का नाम था, कीर्ति के होने वाले पति का नाम। मैंने पूछा, अमित से तेरी बात कब हुई? फ़ोन आया था, रात भी और अब सुबह भी। उससे बातें करती शर्म नहीं आती तुझे? मेरे होठों पर बहुत देर बाद स्वाभाविक हंसी उभरी। अभी तो शादी में 6 महीने हैं। वो आपकी और मम्मी के ज़माने की बातें हैं पापा, कीर्ति ने बिंदास आवाज़ में कहा था। हम तो ये सोचते हैं कि जो दिन चल रहे हैं हमारे जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड हैं। इन्हें जितना खुलकर जिए उतना ही मज़ा आएगा। मुझे लगा शायद आज ही कीर्ति के इस गोल्डन पीरियड में ग्रहण लगने वाला है। मेरी मौत के बाद क्या वो इन दिनों का मज़ा ले सकेगी या अपने पापा की मौत के शौक में डूब जाएगी? मुझे नहीं पता मेरा हाथ कब उस तितली के सिर पर पहुंच गया। अपने लहजे की थरथराहट को छुपाता हुआ बोला, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा मेरी नन्ही परी। लेकिन वो अब भी चहक रही थी। क्या तू मुझसे एक वादा कर सकती है? देखो पापा, अगर ये वादा लेना चाहते हो कि मैं अमित से बात ना करूं, तो ये वादा तो मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। इसके अलावा चाहे जो वादा ले लो। कुछ भी हो जाए कीर्ति, कुछ भी। एक बार फिर मैं अपनी आंखों को डबडबाने से नहीं रोक सका था। तुम अपने इस गोल्डन पीरियड को खूब एंजॉय करोगी, खूब। कोई भी रोके, कोई भी डांटे, तुम अमित से बात करना नहीं छोड़ोगी। अरे वाह, क्या वादा लिया है पापा? कहने के साथ वो मेरे गले में बाहें डालकर झूल गई थी। भगवान ऐसे पापा सबको दें। अंततः मेरे आंसू आंखों की कोरों से गालों पर ही कूद गए। पूरी कोशिश के बावजूद मैं उन्हें रोक नहीं पाया था। कीर्ति तो खैर अपनी मस्ती में मस्त थी, मगर अभिषेक ने उन आंसुओं को देख लिया था। उसने चौंकते हुए पूछा, अरे आप रो क्यों रहे हैं पापा? कीर्ति भी जहाँ की तहाँ रुक गई, जैसे अचानक मस्ती में खलल पड़ा। उसने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा था। मैं ये सोचकर घबरा गया कि कहीं वे मेरे मनोभावों को ना पढ़ लें। जल्दी से आंसू पोंछें। कीर्ति ने पूछा, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, मैंने बात बनाई। याद आ गया कि अब तुम ज़्यादा दिन मेरे पास नहीं रहोगी, छोड़कर चली जाओगी अपने पापा को। अब तुम्हें पापा के बगैर रहने की आदत डालनी होगी। कीर्ति के चेहरे से जज्बातों की आंधी सी गुजरी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगले पल वो फिर चहकी थी, तुम भी यार। बस पापा, अभी तो खुद कह रही थी कि 6 महीने पड़े हैं और अब खुद ही। ओके, तब दोनों जमकर रोएंगे, पर अभी तो हंसो।
कहने के साथ वो मेरी पसलियों में गुलगुली करने लगी। मैं हंसने लगा, मगर उस हंसी में बहुत वेदना थी। ब्रेकफास्ट के बाद जिस वक्त मैं जूते पहनने बेडरूम में गया, उस वक्त सुगंधा किचन में थी। मैंने आवाज़ देकर बुलाया। आई तो हाथ गीले थे। आने से पहले शायद बर्तन धो रही थी। एक व्यस्त गृहिणी की तरह उसने पूछा, क्या है? इस सूट के साथ की टाई कहाँ है? मैंने अपने तन पर मौजूद सूट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। टाई? वो अपना हाथ अपने मुंह पर ले जाकर हंसी। आप टाई लगाकर ऑफिस जाएंगे? मैं उसे कैसे समझाता कि बात टाई की नहीं है। मुझे तो बस उससे बातें करनी थी। जी भरकर बातें करके निकलना चाहता था। टाई तो उसे बुलाने के लिए बस एक बहाना थी। उसके सवाल के जवाब में मैंने कहा, क्यों? मैं टाई लगाकर नहीं जा सकता? मैंने कितनी बार कहा, हमेशा आपने ही मना कर दिया। कहने के साथ वो अलमारी में टाई ढूंढने लगी थी। इतना बड़ा अफसर नहीं हूँ मैं कि ऑफिस में टाई लगा कर जाऊँगा, साहब को खटकने लगूंगा, कुलीक मजाक बनाएंगे। कभी कभी में तो कोई दिक्कत नहीं है यार। तो ये लो, मिल गई टाई। कहने के साथ वो टाई हाथ में लिए पलटी और बोली, पहनो। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा, कहा, खुद पहना दो ना। मेरी आंखों में प्यार देखते ही उसकी आंखों में शरारत उभर आई। बोली, क्या बात है जनाब, रोमांटिक मूड में नज़र आ रहे हैं। नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए, लेकिन ये कोई वक्त नहीं हुआ। उसने टाई मेरे गले में डाल दी थी। जनाब के ऑफिस का टाइम भी हो रहा है और मुझे भी किचन में काम है। उस क्षण मेरे मस्तिष्क में ख्याल उभरे, कितनी प्यारी है सुगंधा, कितना प्यार करती है मुझसे। प्यार ही नहीं करती, कितनी खूबसूरती से संभाला है इसने मेरे घर को। ये हर उस आदमी से प्यार करती है जो मुझे प्यारा है, जैसे मेरे माता पिता हर उस आदमी से नफ़रत करती है जिससे मुझे नफ़रत है, जैसे त्रिदेव, अभिषेक और कीर्ति जैसे बच्चे दिए हैं इसने मुझे। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये वो है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी मुझ पर वार फेर कर दी, और इसने मुझसे हमेशा हमेशा बस एक ही बात मांगी, ये कि मैं सुहागन जानी चाहिए। जब मैं चिता पर लेटूं तो मेरी मांग में सिंदूर होना चाहिए, और मैं इसकी इस मांग को भी पूरा नहीं करने वाला हूँ। कैसा अभागा, कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ मैं। ऐसा प्यार उमड़ा मेरा कि उधर उसने टाई की नॉट मेरी गर्दन में कसी, इधर मैंने उसे बाहों में भर लिया। वो कसमसाती ही रह गई, जबकि मैंने उसके होंठ चूम लिए, चूमता ही चला गया। मैं अपनी सारी घबराहट को उस प्यार में उंडेल देना चाहता था, जबकि वो मचलती हुई अपने होठों को मेरे होठों से दूर ले जाती हुई बोली, हो क्या गया है आपको? अभिषेक कीर्ति घर में ही हैं, वे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? और मैं कहना चाहता था, नहीं सुगंधा, मुझसे दूर मत करो खुद को, ये आखिरी लम्हे हैं। मैं तो वैसे ही तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। बाकी ज़िंदगी तुम्हें बगैर मेरे प्यार के अकेली गुजारनी होगी। पर कहा ये, सुगंधा, सोचता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो क्या होता मेरा। शायद। आज हो क्या गया है आपको? उसने मेरी बात काट कर कहा था। इतने भावुक होते मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों आज वो लम्हे याद आ रहे हैं जब तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर इस मकान में लाया था। मकान में तब ये घर नहीं था, घर तो तुमने बनाया इसे। नौकरी तक नहीं थी मेरी, तुम आई तो महीने भर के अंदर नौकरी लग गई। तुम मेरा भाग्य हो। बस बस बस, सुगंधा ने अपना गीला हाथ मेरे होठों पर रख दिया। आज तो टुंडे पर ही चढ़ाई दे रहे हो मुझे। मामला क्या है? और पैसे नहीं हैं मेरे पास, जितने थे दे चुकी हूँ। बहुत दिए तुमने मुझे, बहुत पैसे दिए मेरी लक्ष्मी, हर ज़रूरत पूरी की है तुमने मेरी, और नहीं चाहिए। अरे, उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। बात क्या है? इतने भावुक क्यों हो रहे हैं आज आप? मुझे झटका सा लगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं? इस तरह करूँगा तो शाम को जब यहाँ मेरी लाश आएगी तो सुगंधा को लगेगा कि शायद मुझे अपनी मौत के बारे में मालूम था। ये बात इसके दिमाग में अटक गई तो ठीक ना होगा। सोचेगी कि मुझे अपनी मौत के बारे में कैसे मालूम था। सो आंखों में उमड़ आने वाले आंसू छुपाए, उसे छोड़ा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ऑफिस को देर हो रही है। वो मुझे देखती रह गई थी, शायद इसीलिए क्योंकि मेरा उस वक्त का व्यवहार उसे अजीब लगा था, और इसमें शक नहीं कि मेरा व्यवहार था भी अजीब। कभी अपनों के साथ समय बिताने और बातें करते चले जाने को मन कर रहा हो तो अचानक ही ऐसा लगने लगता कि
उनके करीब रहा तो रो पड़ूंगा और उनसे दूर भागने लगता था। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं अल्प विराम। अपने कत्ल की सुपारी का अगला भाग लेकर जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।